हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी डेरिवेशन ऑफ द थर्ड इक्वेशन बाय मैथमेटिकल मेथड, जिसमें हमारे पास कोई ग्राफ नहीं था। हम विदाउट ग्राफ उसको एक्सप्लेन कर रहे थे और हमने उसको मैथमेटिकली ड्राइव कर लिया था। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड से इसको किस तरह ड्राइव करना है। तो ग्राफिकल मेथड में जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि फर्स्ट इक्वेशन हो, सेकंड हो या थर्ड हो, हम उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम उसको ड्राइव करेंगे। एक चीज आपने जहन में रखनी है, मैं दोबारा से यहाँ पे बता रही हूँ कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली आपके पास पोजीशन और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप है। ठीक है। तो एंड पे जो आपके पास इक्वेशन आएगी उसमें टाइम का वेरिएबल नहीं आएगा, बल्कि आपने सारी की सारी इक्वेशन को पोजीशन या वेलोसिटी की टर्म्स में रखना है। एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, क्योंकि इस डेरिवेशन के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो वो है जो आपकी बुक पे मौजूद है, और दूसरा तरीका वो होगा जो आपने जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कंपाउंड शेप बन रही है और एक साइड को आप एरिया ऑफ एक साइड को आप ट्रायंगल ले लेते हैं और दूसरी जो है नीचे वाली साइड आपके पास रेक्टेंगल बन जाती है। तो पहले आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, फिर आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं और उन दोनों को ऐड कर लेते हैं, और सम अप करने से आपके पास टोटल एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ी सी डिफरेंट बात करेंगे, जो कि दोनों ही एप्लीकेबल है यहाँ पे। लेकिन देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। असम्पशंस वही होंगी कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और दूसरी बात ये कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। ओके, आप यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया है। तो अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि हम ड्राइव करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है, लेकिन किस तरह ड्राइव करना है? बाय ग्राफिकल मेथड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस्तेमाल करके। अच्छा, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर आपको जब भी डिस्टेंस निकालना होता है, तो मैंने आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था कि आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लें। इस पूरी कर्व के अंडर जो एरिया है आपके पास, ये एक कंप्लीट फिगर बन रही है। ठीक है, तो अगर आप इस कंप्लीट फिगर का एरिया निकाल लेते हैं, वैसे ये वाली जो शेप बन रही है इसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। हाँ, आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। हमने बेसिकली हमने निकालना क्या है? हमने डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो हम लिखेंगे इन द स्पीड टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व। कि आपकी कर्व के नीचे का जो एरिया है आप उसको यूज करके निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, दो तरीके हैं एरिया निकालने के। एक एरिया निकालने का वो तरीका है जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इस्तेमाल किया, और दूसरा वो तरीका है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो अभी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक नया तरीका सीखेंगे, जिसको आप सेकंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दरम्यान में एक लाइन लगा लूंगी ताकि हम दोनों को सेपरेटली कर सकें। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो आप डिस्टेंस किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि जो कर्व है उसके नीचे एक तो ट्रायंगल बन रही है, ये,
और दूसरी हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, तो मैं इस तरह कर सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक हो गया। ये वो मेथड है जो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किया था। दूसरा ये कि आप एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, अब आपके पास जो कर्व है वो एक शेप बना रही है जो कि कुछ इस तरह की है। ठीक है, जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रेपीजियम कहते हैं, इसका नाम है ट्रेपीजियम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अगर आप फर्स्ट से करें तो वो तो बहुत आसान है, लाइक पहले की तरह ही है कि आपने क्या करना है। आपके पास सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल के एरिया के लिए इसकी विड्थ ओ ए मल्टीप्लाई विथ इस इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी। मैंने पहले रेक्टेंगल का फाइंड कर लिया, प्लस 1/2, ये मैं ट्रायंगल का लिखने लगी हूँ, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस जो है ट्रायंगल की वो है ए सी के इक्वल। ये आपके पास ए सी है और हाइट है उसकी बी सी। तो मैं लिख दूंगी 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बी सी। ठीक हो गया। अब चूंकि ये जो ओ ए है ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई ओ डी हमारे पास टाइम है। ठीक है, और प्लस हम 1/2 कर देंगे। और ए सी, चूंकि अब देखिए टाइम एक्सिस पे है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी है, तो इसी तरह ओ डी जो है वो भी इसके इक्वल ही होगा। तो इसको हम ओ डी से रिप्लेस कर सकते हैं, और ओ डी हमारे पास टाइम की इक्वल है तो वो टाइम से रिप्लेस किया जा सकता है बी सी। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये बन जाएगा वी आई टी प्लस 1/2 टी मल्टीप्लाई बी सी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपका डिस्टेंस निकला जिसमें हमें अभी बी सी फाइंड करना है। ठीक है, बी सी फाइंड करने के लिए हमने स्लोप ली थी। ये स्लोप है एक्सरलेशन के इक्वल। और एक्सरलेशन जो है, जो आपकी स्लोप है, मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेने दें। स्लोप ये पिंक वाली लाइन से शो हो रही है, और स्लोप के लिए हम लोग लेते हैं ये वाली हाइट डिवाइडेड बाय दिस वन। ठीक हो गया। तो आपके पास ये एक्सलेशन के इक्वल है, यानी कि बी सी ओवर, नीचे ए सी है, और ए सी वंस अगेन आपका ओ डी के इक्वल है, और ओ डी आपका टाइम के इक्वल है, तो मैं इसको टाइम के इक्वल लिख लूंगी, और बी सी आपके पास बन जाएगा ए टी के इक्वल। ठीक हो गया। तो फर्दर हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टी को नहीं रखना। ठीक है, टी को हमने रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी था। टी यहाँ से निकाल लें, वो हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। ठीक है, तो इसको आप एस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, ये बन जाएगा एस इक्वल्स टू वी आई टाइम्स वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, और प्लस क्या है 1/2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए, जो कि ए ए मल्टीप्लाई विथ टी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर ए स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे कि हम इसका जो स्क्वायर है उसको ओपन कर लेंगे, जो कि बन जाएगा वी आई एफ माइनस वी आई स्क्वायर ओवर ए, तो प्लस 1/2 ए ओवर ए स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास बन जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और साथ ही बन जाएगा प्लस वी आई स्क्वायर माइनस 2वी एफ वी आई। ए प्लस ए माइनस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे खोल लिया है। ये ए से कैंसिल हो गया, एलसीएम आ जाएगा 2a, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 वी एफ माइनस 2 वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर माइनस 2 वी एफ वी आई। ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास बच गया VF² माइनस VI², क्योंकि ये -2 VI² था, ये +VI² था, हमने साइड पे कर लिया। तो ये 2a को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो ये बन जाएगा 2as इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। तो ये है एक डिफरेंट तरीका जिससे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। यानी कि आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तक ही काम करना है, बस उसके अंदर फिर आपने टाइम को पुट करके 3-4 स्टेप करने हैं और आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक और तरीका ये है कि आप डिस्टेंस को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से फाइंड कर लें। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है? वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये सेकंड मेथड है। अगर आप फर्स्ट नहीं करना चाह रहे तो सेकंड मेथड से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई विद हाइट। ठीक है, अब पैरेलल साइड्स कौन सी हैं इसकी, थोड़ी सी तवज्जो दें। तो पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास बी डी और ओ ए, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दो हमारे पास हैं पैरेलल साइड्स। सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड्स हैं ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई है 1/2। हाइट इसकी कितनी है? हाइट है हमारे पास ओ डी के इक्वल। ठीक है, हाइट है हमारे पास ओ डी के इक्वल। ठीक हो गया। जो इसकी हाइट है वो हम ये वाली नहीं लेते। ठीक है, हाइट हमने हमेशा ये वाली लेनी होती है, पैरेलल साइड्स को ऐड करते हैं और हाइट वाली जो साइड है वो ये वाली साइड होती है, जो जिसको बेस भी कहते हैं। ठीक है, अब वो टाइम की इक्वल है, ओ डी हमारे पास टाइम की इक्वल है। ठीक है, और इसमें अगर आप तवज्जो दें तो ओ ए आपके पास वी आई की इक्वल है और बी डी जो है वो वी एफ की इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट करने के बजाय आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1, जो कि हमारे पास है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो इसमें से जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगी वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो इस इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगी एस इज इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय ए। और टाइम वाली इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ये सॉरी 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2a उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a+b a-b वाला, जो कि इक्वल होता है a² माइनस b² के इक्वल। ये हो जाएगा VF² माइनस VI², जो कि इक्वल हो जाता है 2as के। ठीक है, तो बच्चों इस तरह आपने करनी है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बाय ग्राफिकल मेथड डेरिवेशन। तो इसके मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। एक तो ये कि आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक आध स्टूडेंट्स ने मुझसे ये सवाल किया था कि जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो तब हम इसको ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जबकि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रापेजियम से कर रहे हैं कि सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विद हाइट। तो यहाँ पे इसलिए मैंने दोनों मेथड कर दिया है कि एक तो ये कि आप सेकंड इक्वेशन को अगर आपने ड्राइव करना सीखा हुआ है और आप सेकंड से ही थर्ड को ड्राइव करने जा रहे हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें भी गलत नहीं है। आप उसके अंदर से भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और उस वैल्यूज को पुट करने से आपका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन ये कि सिंप्लीफिकेशन ही है, इतना ज्यादा मसला नहीं है। और अगर आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इसमें आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स करें, हाइट से मल्टीप्लाई करें और उसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये है ही लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट में तो बहुत कम आएगा। शॉर्ट में तो इतना ही आ सकता है कि राइट द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फिर आप वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को सिर्फ लिस्ट कर सकते हैं, बस इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं या कोई रिव्यूज हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फर्दर हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो कर लेंगे।
और ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इसमें एक और चीज जो एक छोटी सी हम बात कर लेते हैं कि ये जो जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है जो कि लीनियर मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ये मैं दो कंडीशंस बार बार बोले जा रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट हो स्ट्रेट लाइन मोशन में, सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगती। दूसरा ये कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, ठीक है। उन्होंने फिर आगे फर्दर क्लैरिफाई कर दिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, if its direction of motion does not change, then all the vector quantities can be manipulated like scalars. अब यहाँ पे काफी बच्चों के जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि कहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, तो हम तो वेक्टर्स को यूज कर रहे हैं और हम सॉल्व उसको स्केलर्स की फॉर्म में कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि बच्चों जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती तो आपकी जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं आप उनको एज ए स्केलर यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें मैं डायरेक्शंस के लिए फिक्रमंद नहीं होना पड़ता, इसीलिए तो हम असम्पशन में ही कह रहे हैं कि लीनियर मोशन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो जो नेगेटिव साइन है, in such cases initial velocity is taken as positive. A negative sign is assigned to the quantities where direction is opposite to that of initial quantity. In the absence of air friction, all the object in free fall at the surface of earth moves towards the earth with a uniform acceleration. The acceleration is known as acceleration due to the gravity, ठीक है। तो नेगेटिव साइन जो है वो हम कब असाइन करते हैं? बेसिकली हम इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। और नेगेटिव साइन हम क्वांटिटीज पे तब अप्लाई करते हैं जब ऑब्जेक्ट, लेट से मैंने किसी भी ब्लॉक को इस तरफ मूव किया, ठीक है, मैंने इस तरफ मूव किया और वो इधर आ गया, ठीक है, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट चली गई। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम नेगेटिव साइन तब साइन करेंगे, ठीक है। अगर हम एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल देखें जो कि अर्थ की तरफ होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अर्थ है, तो आपको पता है कि हर चीज जो है वो नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है। यही तो बात है, न्यूटन के लॉस जो है वो इसी वजह से तो बने थे कि सेब नीचे गिरा था और न्यूटन ने उसको उस पर रीजनिंग की और ये दरियाफ्त किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो जब जमीन की तरफ फ्री फॉल करते हैं तो वो जमीन की तरफ एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते हैं जिसको हम जी कहते हैं, ठीक है। और इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी भी कहते हैं। जी से इसको डिनोट करते हैं, चूंकि ये एक्सेलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगेगा। और इसकी जो एवरेज वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। The equation of uniformly accelerated motion can also be applied to the free fall motion by replacing A with G. ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन मोशन में और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आप लगा सकते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी उसकी कांस्टेंट है, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, जी है, लेकिन स्टिल वो है कांस्टेंट। तो उस केस में भी आप इन तीनों इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होगा क्या? जहां भी आप एक्सेलरेशन यूज करते हैं, जैसे वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के बजाय आप जी टी लिखेंगे, ठीक है। और जब आप दूसरी इक्वेशन लिखेंगे वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। लास्ट वाली जो इक्वेशन है 2 GH होगा, हाइट, क्योंकि अब डिस्टेंस नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है बल्कि हाइट है। 2 GH वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सिर्फ इतना सा चेंज आएगा जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्टिकल मोशन देखेंगे, ठीक है। तो जहां भी एक्सेलरेशन होगा उसको आप जी से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ तक ही हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स पे। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस पहुंच जाए। ओके, बाय।